हेलो दोस्तों, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से हम लोग देखेंगे 10th क्लास 2025 मैट्रिक बोर्ड एग्जाम देने वाले विद्यार्थी बिहार बोर्ड पूरे 80 क्वेश्चन देखिएगा और बताइएगा अभी तक आपने कितना तैयारी किए हैं ऑब्जेक्टिव का। बहुत टेम्परेचर चल रहा है सर, आंधी से बच के। देखिए पहला क्वेश्चन है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे कौन सा पदार्थ के नाम से जाना जाता है। मतलब वैसा पदार्थ जेकरा से प्रकाश आर पार कर जाता है वैसे पदार्थ को पारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। परावर्तन कोण होता है। देखिए परावर्तन कोण होता है, परावर्तन के नियम से प्रकाश की आती किरणें जब किसी दर्पण की सतह पर टकराती है और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो सतह के खींचे गए अभिलंब के बीच जो यह कोण बनता है ये इसी को परावर्तन कोण कहा जाता है, जिसमें आई बराबर आई आर होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। आपको वास्तविक प्रतिबिंब किस दर्पण द्वारा प्राप्त होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमें अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त होता है। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है, तो वस्तु से छोटा और आभासी उत्तल दर्पण में प्राप्त होता है। याद रखिएगा, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब उत्तल दर्पण से बनता है। नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। आपके नेत्र में कैसा प्रतिबिंब बनता है, नेत्र रेटिना पे बनता है। कहां बनता है, प्रतिबिंब कहां बनता है, रेटिना पे। कैसा बनता है, काल्पनिक, उल्टा और बड़ा। काल्पनिक, उल्टा और बड़ा। समान नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है, तो अधिकतम दूरी के लिए अनंत होता है और न्यूनतम दूरी के लिए 25 सेंटी। न्यूनतम कहेगा तो 25 सेंटीमीटर, अधिकतम कहेगा तो अनंत। तो क्या होगा, यहाँ अधिकतम की चर्चा है तो डी होगा और न्यूनतम कहेगा तो 25 सेंटीमीटर। विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लिए फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो देख विभिन्न दूर की वस्तुओं, चाहे विभिन्न दूरियों पर वस्तुओं को देखने के लिए आपका सिलियरी मांसपेशिया जो है उसको फोकस दूरी द्वारा परिवर्तित या नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण क्या होता है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्राप्त हो रहा है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो उसे गतिशील कण क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन बहता है। क्या बहता है, इलेक्ट्रॉन। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम। एम्पियर किसका है बताइएगा। किसी सीधे चालक में धारा की दिशा उसके संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है। किसी चालक की धारा की दिशा और उसके संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम के से ज्ञात की जाती है, तो ये हमारे मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम में बताया गया है। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, तो देखिए इसके सिरे की ओर जाने पर यह घटता है। याद रखिएगा, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है, तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा बल का दिशा को संकेत करता है।
किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है? तो संवेग क्या होगा? संवेग। रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है किसके द्वारा? तो समीकरण द्वारा। किसके द्वारा? रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है समीकरण द्वारा। निम्न में कौन सा समीकरण असंतुलित समीकरण है? असंतुलित समीकरण मतलब दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर न होना। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 गो, क्लोरीन 2 गो, तो यहाँ भी 2 गो है, ये भी संतुलित है, ये भी संतुलित है, ये भी संतुलित है। तो ऑप्शन नंबर सी है जो संतुलित नहीं है, लेकिन राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि असंतुलित पूछा है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, यह किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो दोस्तों देखिए, एक बड़ा टुकड़ा जो है, एक बड़ा टुकड़ा टूट जा रहा है बड़ा 2 भागों में, तो टूटना होता है अपघटन या विघटन। अपघटन या तो क्या होगा? अपघटन अभिक्रिया। निम्न में कौन भाष्म नहीं है? तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिंक ऑक्साइड, अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। चार में कौन, चार ऑप्शन में आपका कौन भाष्म नहीं है? तो 17 का क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड भस्म नहीं है। सोडियम क्लोराइड भस्म एक प्रकार के लवण है। निम्नांकित में कौन लवण है? तो सोडियम क्लोराइड क्या है? एक लवण है। निम्नांकित में किनमें अम्ल के गुण नहीं होते हैं? जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है वो अम्ल नहीं होता है। जिनका स्वाद खट्टा होता है वो अम्ल है। जो धातु से अभिक्रिया करता है, जो क्षार से अभिक्रिया करता है वो अम्ल होते हैं। 20 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है? यहाँ पे केरोसिन लिखा है, केरोसिन में डुबाकर रखते हैं। तो सोडियम धातु को। सोडियम आवर्त सारणी के वर्ग 1 के क्षार धातु है। सोडियम एक क्षार धातु है जो वर्ग 1 के एक तत्व है। आवर्त सारणी के आवर्त हेलिना आवर्त तीसरा और वर्ग 1 के तत्व है सोडियम, याद रखिएगा। बॉक्साइड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का। बॉक्साइड किसका अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का। निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो वायु का प्रभाव वैसे धातु पर न पड़ता है जो मुक्त अवस्था में होता है। कौन सा अवस्था में दोस्त? मुक्त अवस्था में। तो मुक्त अवस्था में रहने वाला तत्व कौन सा है? तो सोना। सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लैटिनम हो गया, ये सब मुक्त अवस्था में रहने वाला तत्व है। इनमें किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहा द्वारा होता है? लोहा द्वारा किसे विस्थापित कर दिया जा सकता है? तो लोहा द्वारा तांबा को विस्थापित कर देगा, क्योंकि सोडियम का अधिक क्रियाशीलता अधिक है, पोटेशियम की क्रियाशीलता अधिक है और कैल्शियम के अधिक अभिक्रियाशील है। जबकि लोहा की क्रियाशीलता कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम से कम है और तांबा से अधिक है। तो विस्थापन का है ना, तो तांबा को ही विस्थापित करेगा ना। जिसका क्रियाशीलता कम रहेगा तो उच्च क्रियाशीलता धातु कम वाला को ही विस्थापित करता है। तो राइट आंसर क्या होगा? तांबा को विस्थापित कर देगा। प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? सबसे पहले यूरिया एक ऐसा यौगिक है जो प्रयोगशाला में सबसे पहले बनाया गया था। यह किसके द्वारा बनाया गया था? तो यह हमारे बोहलर के द्वारा बनाया गया था। बोहलर बर्जिलियस का शिष्य थे। बोहलर बर्जिलियस का शिष्य थे। जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बर्जिलियस ने। किसने किए थे? बर्जिलियस ने। बर्जिलियस ने ही जीवन शक्ति के सिद्धांत कहे थे कि किसी भी पदार्थ का निर्माण हमारे सजीव घटक से ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे बोहलर भैया ने, बोहलर दादा ने उसे बनाकर यूरिया बनाया और दिखाया कि ये बनाया जा सकता है। कार्बनिक यौगिकों में तत्वों के संयोग का आधार क्या होता है? तत्वों के संयोग का आधार क्या होता है? तो संयोजकता क्या होता है? संयोजकता।
और वे पौधे जिनका पोषण सड़ी गली चीजों पर आश्रित होता है उन्हें कौन सा पोषण कहा जाता है? परजीवी, मृतजीवी, स्वपोषी, परपोषी। तो उसे कहा जाता है मृतजीवी। जो सड़ी गली वस्तुओं पर निर्भर आश्रित है उसे मृतजीवी कहा जाता है। स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। देखिए, स्वपोषी हरे पेड़ पौधे करते हैं। हरे पेड़ पौधे, उसके लिए सभी चीज की आवश्यकता होती है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। स्वपोषी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है जो पेड़ पौधों में होता है। पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड लेने और ऑक्सीजन छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन। प्रकाश संश्लेषण होता है 30 प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? तो हरे पेड़ पौधों में, और ये दिन में ही होता है सिर्फ। मनुष्य में ट्रेकिया पाए जाते हैं। तो मनुष्य में ट्रेकिया उपास्थि के बने अपूर्ण बलय होते हैं। श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? तो श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का विघटन होता है। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। बताइएगा 33 नंबर। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। 33 बताइएगा। स्पीड में वीडियो को ना देखिएगा प्लीज, आप स्लो मोशन में ही देखिएगा। 33 के क्या होगा? सी। एबीसिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? एबीसिसिक किस तरह का रसायन है? तो एक वृद्धि रोधक रसायन है जो पौधों में पाया जाता है। बाकी सर वृद्धि एबीसिसिक एसिड जो है ये वृद्धि को रोकता है, बाकी सब वृद्धि को बढ़ाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। मिंडल ने मटर के कुल पौधों में कुल कितने जोड़े विकल्पों लक्षण का अध्ययन किया था? मिंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। इन्होंने मटर के पौधों को 7 वर्षों तक अध्ययन किया था और कुल कितने जोड़े विकल्प लिए थे? तो 7। किसी परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं। ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं उत्पादक। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। इनमें किसके द्वारा अमीमा भोजन का अंत ग्रहण करता है? इनमें किनके द्वारा अमीबा भोजन का अंत ग्रहण करता है? तो कूटपाद के माध्यम से। किसके द्वारा? कूटपाद के माध्यम से। पौधे में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंचता है? तो बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन जो पहुंचता है विसरण प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है। ऑप्शन नंबर ए। हार्मोन स्रावित होता है किससे? तो हार्मोन स्रावित होता है अंतस्रावी ग्रंथि से। सीएफसी का पूरा नाम क्या है? तो सीएफसी का पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। गोलीय दर्पण में दूरियां को हमेशा किसके सापेक्ष मापा जाता है? तो ध्रुव से। कहां से नापा जाता है? ध्रुव से। गोलीय दर्पण में यदि दर्पण की फोकस में बीम तथा प्रतिबिंब की दूरियां x तथा y से व्यक्त किया जाए तो क्या होगा? तो एक्स वाई बराबर एफ स्क्वायर। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते प्रवेश करता है? तो पुतली के द्वारा। किसके द्वारा? पुतली के द्वारा। रेटिना पर बनते प्रतिबिंब को विद्युत संकेतों में कौन बदलता है? तो प्रकाशिक तंत्रिकाएं। आंख जब पूरी तरह से तनाव रहित स्थिति में रहता है उसके लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? तो महत्तम। क्या होगा? महत्तम। घरेलू विद्युत परिपथ में उपकरणों को कैसे समायोजित किया जाता है? किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो घरेलू विद्युत परिपथ में उपकरण को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में। याद रखिएगा। विद्युत फ्यूज का गलनांक कैसा होना चाहिए? तो विद्युत फ्यूज का गलनांक कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू? तो कम होना चाहिए। उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणें फोकस पर
अपसारित होता है कि अभिसारित होता है, तो समानांतर हो जाती है। क्या होती है? समानांतर हो जाती है। किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो समतल और उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है? तो समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। बामन बताइएगा। यदि वोल्ट मीटर का परिपथ है, वोल्ट मीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो परिपथ में बहती धारा का मान क्या होगा? देखिए लगभग शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लगभग शून्य हो जाएगा। 100 वाट तथा 40 वाट के बल्ब को घरेलू परिपथ में लगाने से कौन सा ज्यादा प्रकाश देगा? अब देखिए यहाँ पे इसकी चर्चा हो जा रही है कौन सा क्रम में जोड़ा गया है। तो यहाँ पे 100 वाट वाला ज्यादा देगा। क्या देगा? 100 वाट वाला ज्यादा देगा, क्योंकि घरेलू परिपथ में समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में रहेगा तो जो ज्यादा वाट का रहेगा वो ज्यादा, श्रेणी क्रम में रहेगा तो कम वाट वाला ज्यादा लाइट देगा। किसी उपस्कर का वाटेज है, उपस्कर का वाटेज है तो उपलब्ध वोल्टेज पर निर्भर करता है। उपलब्ध वोल्टेज पे निर्भर करता है। जल शक्ति विद्युत संयंत्र में पानी के किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं? तो इस क्रम में गतिज ऊर्जा, पानी गतिज ऊर्जा में रहता है जिसे विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में कैसी धारा निकलती है? तो प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी होता है। क्या होता है बाबू? एसी। एसी मतलब एसी धारा निकलती है। समय बदलने के साथ दिश धारा में क्या बदल सकता है? तो समय बदलने के साथ इसका सिर्फ परिमाण बदल सकता है। क्या बदलता है? परिमाण। निम्न में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? तो सीएनजी होगा। क्या होगा? 58 का। सीएनजी का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि एलपीजी, कोयला, बायोगैस का उपयोग किया जाता है। निम्न में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? तो पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। पवनों का देश किसे कहा जाता है? तो डेनमार्क का। आदर्श ईंधन में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? आदर्श ईंधन में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो आदर्श गैस में मीथेन, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। कारण तो इनमें से कोई नहीं होगा सर। आदर्श ईंधन के प्रति एकांक द्रव्यमान से मिलने वाले ऊर्जा का मान होना चाहिए, तो ज्यादा होना चाहिए। धातु का ऑक्साइड कैसा होता है? तो धातु का ऑक्साइड कैसा होता है दोस्तों बताइएगा। धातु का ऑक्साइड कैसा होता है? क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय। निम्नलिखित में किसे रसायनों का राजा कहा जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। किसे रसायनों को राजा कहा जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। कास्टिक सोडा है 64। कास्टिक सोडा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहा जाता है। कास्टिक मतलब OH और सोडा मतलब सोडियम। निम्नलिखित में से क्षारीय प्रकृति का होता है। निम्न में कौन क्षारीय प्रकृति का है? 65। तो क्षारीय प्रकृति का सोडियम ऑक्साइड है। निम्न में 66 बताइएगा। निम्नलिखित में से तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करता है। तनु अम्ल से प्रतिक्रिया मतलब अभिक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करता है। जिंक हो गया, कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया। तो 66 की क्या होगा? जिंक। निम्नलिखित में कौन सा युग्म विस्थापन प्रतिक्रिया करता है? तो सिल्वर नाइट्रेट, घोल एवं कॉपर। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तल्ली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि ईंधन पूरी तरह से जल नहीं रही है। 68 से क्या होगा? ईंधन जो है, आग की ज्वाला है जो पूरी तरह से जल नहीं रहा है।
प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का। किसका है? तो आइसोप्रीन का। इथिलीन का अणु क्या है? तो समतलीय आकृति का होता है, याद रखिएगा। इथिलीन का अणु क्या होता है? समतलीय होता है। तत्व एक से और एक्स क्लोराइड सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है जिसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में यह तत्व सामान्यतः किस समूह के अंतर्गत हो सकता है? तो यह हमारे पांचवा आवर्त का होगा। क्या होगा? पांचवा आवर्त का। अरे सॉरी 71 ना है, 71 है। किस समूह का हो सकता है? तो मैग्नीशियम समूह का होगा सर। किस आवर्त में सबसे अधिक तत्व होते हैं? किस आवर्त में सबसे अधिक तत्व होते हैं? तो यहाँ पे 72 के हो जाएगा। छठा आवर्त में सबसे अधिक तत्व है, याद रखिएगा। कौन शून्य वर्ग का तत्व है? मतलब अक्रिय तत्व कौन सा है? निष्क्रिय बोलिए, अक्रिय बोलिए या शून्य वर्ग के समूह बोलिए, तो हीलियम होगा। क्या होगा? हीलियम। न्यूलैंड ने अष्टक नियम कब दिए थे? न्यूलैंड ने अष्टक नियम का प्रतिपादन कब किए थे? तो न्यूलैंड ने अष्टक नियम का प्रतिपादन जो किए थे, यहाँ पे ऑप्शन देखिए, नहीं है सर, गलत है। ये तो 1800 अष्टक नियम 1856 ईस्वी में ही दिया गया था, जो ऑप्शन में नहीं है। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? 75। तो 75 क्या होगा? हरित लवक प्रकाश संश्लेषी अंगक है। इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? तो ग्लूकोज का। किसका होता है? ग्लूकोज का। जल तथा घुलनशील लवण का मूल रोम से पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया किस ऊतक द्वारा संपन्न होती है? तो जाइलम। किसके द्वारा? जाइलम। बीज रहित पौधों के उत्पादक में कौन सहायक होते हैं? ऑक्जिन एवं जिबरेलिन्स दोनों। उत्पादक में कौन होगा? तो ऑक्जिन एवं दोनों जिबरेलिन्स दोनों हार्मोन है, पादप हार्मोन, याद रखिएगा। इसमें सभी जो है पादप हार्मोन ही है। निम्नलिखित में एक क्रिया जाति को कायम रखने के लिए आवश्यक है। तो जनन जरूरी है सर, मतलब क्रिया जाति को कायम रखने के लिए जनन, रिप्रोडक्शन जरूरी है। अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंध किससे है? चिंपैंजी से, गोरिल्ली से, किसका से है? तो चिंपैंजी से। तो बताइएगा 80 क्वेश्चन में अभी आप कितना सही कर रहे हैं दोस्तों?